The revolt of 1857, 1857 का वो विद्रोह. So after the Battle of Plassey, which happens around 1757, British has laid the first step towards getting power in northern India, and because of that, in 1857 took place a major revolt, which was actually the product of characters and policies of colonial rule after 1757, and after which noteworthy changes took place in the British policy of ruling over India. Simmering discontent. The cumulative effect of British expansionist policies, economic exploitation, administrative innovations over the years had adversely affected the positions of all the rulers of Indian states, sipahis, jamidars, peasants, traders and artisans, पंडित and मौलवीज. तो ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन पॉलिसीज़ और उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस करना, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस जो भी उन्होंने किए इंडियंस के साथ, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे पैराग्राफ में बताया कि पूरे जो मेजर जो पूरा समाज था जो हमारे इंडिया का उस टाइम वो एक पूरी तरीके से आहत हुआ, जिसमें कि कई सारे लोग जैसे कि जमींदार, रूलर, सिपाही, किसान, ट्रेडर, आर्टिसन, पंडित, मौलवी, बहुत सारे लोग इंक्लूड थे जो कि पूरी तरीके से एडवर्सली अफेक्ट हुए. दिस सिमरिंग discontent burst in the form of violent storm in 1857 which shook the British Empire in India to its very foundation. और इस डिसकंटेंट की वजह से जो कि एक पूरी तरीके से इतनी प्रताड़ना दे दी थी उन लोगों ने पूरी तरीके से हमारे पूरे जितने भी भारतवासी थे उस टाइम के, तो वो एक पूरा एक भयंकर तूफान की तरह उभर के आया 1857 में और पूरी ब्रिटिश हुकूमत को उसके बिल्कुल जड़ से हिला के रख दिया. एक ऐसा विद्रोह हुआ उसके बाद फिर 1857 में. However, the period between 1757 and 1857 was not all peaceful and trouble free. लेकिन जो पीरियड था 1757 1857 के बीच में वो भी मतलब एकदम शांत वाला नहीं रहा, ना ही ऐसा मत सोच कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुई. वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि वहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्पोरेडिक पॉपुलर आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस. तो रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हुए कई जगह, कई सारे ट्राइबल्स के मूवमेंट भी हुए, पीजेंट्स का प्राइजिंग भी हुआ, तो किसानों ने भी विद्रोह किया कई जगह, अग्रेरियन राइट्स भी हुए जो किसान और लोगों ने भी कई जगह वो मतलब कई सारी जगह पर विद्रोह हुआ. सिविल रिवेलियंस भी देखे गए कई जगह. enhanced revenue demands even in famine years caused anger. लेकिन जब क्या था कि बंगाल में उस टाइम जो महामारी चल रही थी तो उसकी वजह से और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो अब उनका लगान था उन्होंने वो और ज़्यादा बढ़ा दिया. सो रेवेन्यू की जो डिमांड थी उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी, जबकि ऐसे टाइम पे बढ़ाई जबकि जिस समय बंगाल और आधा देश भुखमरी से गुजर रहा था. तो इसकी वजह से लोगों में जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया. Many times movements against local moneylenders turned into rebellion against the company rule as the moneylender had the support of the police. So कई बार क्या हुआ कि जो वहाँ के लोकल मनी लेंडर्स थे उनको ब्रिटिश कंपनी का सपोर्ट था और पुलिस का सपोर्ट था. तो कई बार क्या मनी लेंडर उनसे पैसा लेते थे लोगों से, जो भी उनका रेवेन्यू डिमांड रहता था तो वो लोगों से इकट्ठा करते थे. तो ऐसे में फिर क्या हुआ, कई बार लोग गुस्सा हो गए और कई सारे रेवेलियंस मतलब विद्रोह हुआ छोटा छोटा कई बार. सो ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन नेटिव रिलीजन ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑल्सो कॉज रिसेंटमेंट एंड द रिजल्ट्स इन द रिबेलियन. ब्रिटिश सरकार ने कई बार क्या कि हमारे धर्म से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की कई बार, जिसकी वजह से लोगों के मन में और भी कई बार गुस्सा उभर के आया और विद्रोह किया इस बात का. सो ऑलमोस्ट फ्रॉम वेरी अर्ली डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल रेवेलियंस एंड अपराइजेंस अकर्ड फॉर वेरियस कॉजेज इन डिफरेंट रीजन्स. तो मतलब शुरुआत से ही जब से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करने आई है तो ये मतलब छोटे छोटे विद्रोह और ये कई जगह और कई बार तब से होते चले आ रहे हैं. कुछ तो थे जो अब तक 1857 के बाद भी चलते चले गए और कुछ ऐसे थे कि उसी टाइम हुए और बंद हो गए. और मेजर रिवोल्ट्स जो जहाँ पर हुए वो थे साउथ ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो कि सप्रेस्ड कर दिए गए थे ब्रूटलिटी बाय दी कंपनी. कंपनी ने अपने ब्रूटल अपने एकदम बिल्कुल फुल पावर से उन विद्रोहों को सपोर्ट कर दिया था. ठीक है, अब देखते हैं जो 1857 का विद्रोह था उसके मेन कारण क्या थे. सो व्हाट वर द एक्चुअली द मेजर कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. Okay, so the causes of 1857 like those of earlier uprising emerged from all aspects. So ये लगभग हर एस्पेक्ट से निकल कर आए थे कॉजेज. It was like socio-culture, economic and political of daily existence of Indian population, cutting through all the sections and classes. So these causes are discussed. So we are going to just discuss these causes. So ये जानना है कि मतलब उस टाइम पे
हमारे जो कॉजेज़ थे वो जो हमारे समाज के हर उससे निकल के आए थे, मतलब सोशियो कल्चर कॉज भी था, इकोनॉमिक कॉज भी था, पॉलिटिकल कॉज भी था। तो कई सारे ऐसे कॉजेज़ थे जिसकी वजह से हमारा 1857 का विद्रोह हुआ। सो लेट्स टेक अ डीप लुक इन द इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे? सो colonial policies of East India Company destroy the traditional economic fabric of the Indian society. So ब्रिटिश रूल की जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन सोसाइटी की फैब्रिक इकोनॉमिक थी, जो इकोनॉमी थी हमारी, जो फैब्रिक उसकी, मतलब जो हम कपड़ा वगैरह बनाते थे, उसको पूरी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। सो द पीजेंट्री वर नेवर रियली टू कवर फ्रॉम द डिसेबिलिटीज इम्पोज बाय द न्यू एंड हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट्स। और इसकी वजह से जो पीजेंट्री थी, उनको भी वो कभी चीज़ से उभर ही नहीं पाए, उन्होंने मतलब वो रिकवरी नहीं कर पाई, ऐसा मतलब उन पर एकदम प्रेशराइज किया गया उनको, और उनके पूरे उसको ट्रेडिशनल आर्ट और ट्रेडिशनल फैब्रिक वर्क को पूरा छीन लिया गया। इम्पोवरिज्ड बाय हैवी टैक्सेशन, और काफ़ी हैवी टैक्स भी लगाए गए। पीजेंट्स रिसोर्टेड टू लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एट अनसीरियस रेट्स, द लेटर ऑफन evicting the farmer from their land on non-payment of debt dues। तो अब क्या हुआ, मनी लेंडर्स थे, तो मनी लेंडर्स को ऑलरेडी पुलिस का सपोर्ट था, कंपनी का भी सपोर्ट था। तो जब उन्होंने रेवेन्यू मतलब ज़्यादा डिमांड की ब्रिटिश कंपनी ने, तो जो पीजेंट हमारे थे, जो किसान और ये जो कपड़े व्यापारी थे, जो हमारे फैब्रिक सोसाइटी के, तो उन्होंने फिर क्या किया कि लोन लेना शुरू किया मनी लेंडर से। तो जब उनसे लोन लेते थे तो फिर वो ऑलरेडी वहाँ से प्रेशराइज हैं, उस प्रेशर के चक्कर में लोन नहीं चुका पाते थे, तो मनी लेंडर उनकी ज़मीनें जब्त कर लेता था। सो मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स इमर्ज्ड एज अ न्यू लैंडलॉर्ड। सो उस जमाने में जो मनी लेंडर और ट्रेडर थे, एक टाइप से एक न्यू टाइप के लैंडलॉर्ड और जमींदार टाइप से उभर कर आएंगे। वाइल द स्कॉर्च ऑफ द लैंडलेस पीजेंट्री एंड रूरल इंडेप्टनेस हैज़ कंटिन्यूड टू प्लेग इंडियन सोसाइटी टू दिस डे। और जो हमने 1857 में ये चीज़ें देखी कि लोग कर्ज में, वहाँ से स्टार्ट हुआ कि लोग कर्ज लेते थे फिर चुका नहीं पाते थे, वो उसकी जो मतलब एक झलक है वो आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में देखी जा सकती है, वो अभी तक चल रहा है वो चीज़। सो ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी वॉज फोर्स टू डिसइंटीग्रेट। तो जो पुराना जमींदारी का जो सिस्टम था उसको पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करने के लिए फोर्स किया गया। ब्रिटिश रूल ऑल्सो meant misery to the artisans and handicraft people। अब जो कलाकार लोग थे, जो छोटे छोटे चीज़ें बनाते थे, अपने बेचते थे बना के, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, चीज़ें बनाते थे, उनको भी ब्रिटिश रूल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सो annexations of Indian states by the company cut off the major source of patronage, the native rulers and the nobles, who could now afford to patrons of the craft workers। सो पहले क्या होता था कि जैसे ये लोग मतलब कोई भी जो चीज़ें बनाते थे, जो ये अपने आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट वाले पीपल थे, तो जो भी चीज़ें बनाते थे, ये राजाओं के दरबार में जाके अपनी चीज़ें बेचते थे। तो एक तरीके से क्या था कि इनको सपोर्ट भी रहता था। तो उसको हम कहते थे कि जो राजा और जितने बड़े बड़े रूलर्स थे, तो उनको पैट्रोनेज एक मेजर सोर्स था पैट्रोनेज का, क्योंकि वो लोग सपोर्ट करते थे उनको। बट इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, ब्रिटिश रूल्स ने इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन कर दिया, इंडियन स्टेट्स में बांट दिया, और जिसकी वजह से इनका वहाँ पे पेट्रोनेज वाला पूरा पार्ट जो है कि कट गया, फिर इनको वहाँ से सपोर्ट मिलना बंद हो गया। तो इस वजह से और उन पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एडेड टू दिस ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड। तो देखो यहाँ से ही शुरू हो गया, ब्रिटिश पॉलिसी ने मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कोई वैल्यू नहीं दी, उसको एकदम बिल्कुल ख़त्म करने के उस पर उतर आए थे, और उनको बोला गया कि ब्रिटिश गुड्स को बनाओ और वही वो लोग इम्पोर्ट कराएंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे बाहर। तो हैंडीक्राफ्ट को एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। सो द हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट मैन वर फोर्स्ड टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट हार्डली एग्जिस्ट, एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज नॉट अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। बट इसके साथ क्या हुआ कि अब जब हैंडीक्राफ्ट से उनका गुजारा नहीं हो रहा था, तो वो लोग डिफरेंट अदर सोर्स ऑफ ऑप्शन देखते थे कि जहाँ से उनको पैसा मिले, पैसा कमा सके। बट उस टाइम हैंडीक्राफ्ट का तो वो कर दिया उन्होंने पता, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी नहीं बनाई कि जिसमें वो लोग जाके काम कर सकें। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे थे जीने के लिए, मतलब कि कहाँ से वो लोग अपना गुजारा करें और क्या नहीं करें। सो कार्ल मार्क्स ने 1853 में कहा है कि सो इट वॉज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉय द स्पिनिंग व्हील। England began with depriving the Indian cottons from the European market, and it then introduced twist into Hindustan, and in the end inundated the very mother country of cotton with cottons। तो किस तरीके से उन्होंने बताया कार्ल मार्क्स ने कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो पूरी कॉटन इंडस्ट्री है उसको ख़त्म करके रख दिया। So the Indian trade and
mercantile class was deliberately crippled by the British, who imposed high tariff duties on Indian made goods. तो उन्होंने इंडियन मेड गुड्स पे इतनी ज़्यादा tariff ड्यूटी भी लगा दिया इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए. So at the same time, the import of British goods into India attracted low tariff, thus encouraging their entry into India. और जबकि जो बाहर से जो लोग ब्रिटिश गुड्स मंगा रहे थे इंडिया में, उसको एकदम बिल्कुल लो टैरिफ ड्यूटी लगा दी, मतलब उस पर कोई भी इम्पोर्ट टैक्स ज़्यादा नहीं लिया गया उस चीज़ पे. So by mid 19th century, so mid 19th century, which is around like 1850s के around में, the export of cotton and silk textiles from India practically came into end. So इसकी वजह से जो कॉटन और सिल्क का जो हमारा पूरा व्यापार था इंडिया का, जो हम मेजरली एक्सपोर्ट करते थे, एक पूरी तरीके से प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से. Free trade one way, that is, and refusal to impose protective duties against machine-made goods from Britain simply killed the Indian manufacturing. क्या हुआ इससे कि मतलब फ्री ट्रेड वन वे, मतलब जो उनका सब सामान बना आ रहा था वहाँ से, तो उस पर तो वो बिल्कुल ही एक तरीके से फ्रीली एंट्री करा रहे थे इंडिया में, इतना कोई ज़्यादा टैक्स वैक्स कुछ नहीं लग रहा था. और ऊपर से जो हमारे यहाँ पे जो सिल्क और कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उस पर हमारा ना ही उन्होंने कोई प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ लगाई, ना ही हमारे मतलब उस पर उसको कुछ भी बचाने की कोशिश की, उसको पूरी तरीके से ख़त्म ही किया इन्होंने. तो इस वजह से हमारा जो पूरा है टेक्सटाइल और कॉटन की इंडस्ट्री वो एक तरीके से प्रैक्टिकली एंड हो गया उसका. जमींदार्स ट्रेडिशनल लैंड एट्रोसिटी ऑफन सॉ देयर लैंड राइट्स फोर्टिफाइड विद फ्रीक्वेंट यूज ऑफ को वारंटो बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. सो जमींदार जो है तो उनके जो कई बार लैंड राइट्स है वो भी कई बार फोर्टिफाइड कर दिए गए यूज़ करके, को वारंटो स्टेटस यूज़ करके फ्रीक्वेंटली. Okay, so this resulted in a loss of status for them in the villages. तो क्या है, जमींदारों को भी उन्होंने एक तरीके से प्रताड़ित किया, उनकी जितनी थी ज़मीनें वगैरह वो भी वो लोग घेरना शुरू कर दिए. So in Awadh, the storm center of the revolt, 21,000 talukdar had their estates confiscated and suddenly found themselves without the source of income and unable to work, ashamed to beg and condemned to penury. तो ये हाल हुआ, मतलब 21,000 ताल्लुकदार अवध में, ठीक है, एक तरीके से उनके सारे स्टेट को एक तरीके से ले लिया गया, सीज कर दिया गया, और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची, उनको भीख ना मांगने पर होता रहा है उनका, मतलब ऐसा हाल किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जमींदारों का. सो ताल्लुकदार द डिस्पोज्ड ताल्लुकदार सीज्ड द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय द सिपाही रिवोल्ट to oppose the British and try to regain what they had lost. So जो भी मतलब जो विद्रोह हुआ उस टाइम, तो ताल्लुकदार ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसमें सिपाही और ब्रिटिशर्स को मतलब खदेड़ने की कोशिश की उनमें, ताकि जो उनको जो खोया है वो वापस मिल सके. So the ruin of Indian industry increased the pressure on the agriculture and land, which could not support all the people. So the lopsided development resulted in the pauperization of the country in general. So इंडियन इंडस्ट्री तो ख़त्म हो ही गई थी, अब क्या है, हर कोई तो खेती और लैंड कर नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था उस टाइम. तो इस वजह से पूरे तरीके से जो इकोनॉमी थी इंडिया की एक तरीके से ध्वस्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़, ये इसके अंदर ये वगैरह इतने सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हुए थे. तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में जैसे हमने पढ़ा कि एक सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे सोसाइटी में जो पीजेंट्री वगैरह थे, तो उन पे उन्होंने हाई टैक्सेस ड्यूटी लगा दिए. उस वजह से वो लोग लैंडलॉर्ड्स जो मनी लेंडर्स थे उनसे वो लोग लोन वगैरह लेते थे, और जब नहीं चुका पाते तो उनकी बेचारों की ज़मीन भी चली जाती थी. फिर ऊपर से आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट पीपल, उनकी भी बुरी हालत हो गई. उनको उन्होंने क्या किया कि उनके सोर्स ऑफ पैट्रोनेज भी काट दिया एनेक्सेशंस के बाद, इंडियन स्टेट का जब हुआ, और उसके साथ साथ उनके जो हैंडीक्राफ्ट और ये प्रोडक्ट्स थे उस पर एकदम उसको ख़त्म करने की कोशिश कर दी उन्होंने. और जो अपना खुद ब्रिटिश से बना हुआ माल मंगाते थे इंडिया में, उसको बेचते थे, और इनके माल को उतना एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे, और उस पर एकदम हाई ड्यूटी लगा देते थे. तो इस तरीके से पूरी कॉटन इंडस्ट्री भी और सिल्क इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई. उसके बाद ज़मींदारों की भी ज़मीनें हड़पना शुरू कर दी, ताल्लुकदार भी उनसे परेशान हो चुके. तो एक तरीके से मतलब जो सबका सोर्स ऑफ इनकम था जो इंडिया में मेजरली हर लोगों का, धीरे धीरे करके उन्होंने ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे ट्राई टू जस्ट एंड द सोर्स ऑफ इनकम फॉर एवरीवन. तो एक तरीके से उनको इकोनॉमिकली वीक कर दिया. तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे. तो अब जब कोई ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक मतलब एक बदले की भावना जरूर जागेगी. तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे. अब बात करें अगर पॉलिटिकल कॉजेज़ की. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रीडी पॉलिसी ऑफ aggrandizement accompanied by broken pledges and promises resulted in
contempt for the company and the loss of political prestige, besides causing suspicion in the mind of almost all the ruling princes of India through such policies as of effective control, subsidiary alliance, doctrine of lapse. तो मतलब कंपनी ने कुछ ऐसी पॉलिटिकल रूल्स बनाए थे कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगे थे कि मतलब ये लोग धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स थे जिसके बड़े बड़े महाराजा भी उस रूल से बहुत परेशान थे. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, सब्सिडी अलायंस आया और इफेक्टिव कंट्रोल की अगर उन्होंने बात की, जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी, तो इससे सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि जो उनका जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज था, जो इस देश में पहले से रह रहे थे, वो धीरे धीरे खोने लगा था, इज बिकॉज ऑफ ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से. सो द राइट्स ऑफ सक्सेशन वॉज डिनाइड टू हिंदू प्रिंसेस. सो हिंदू प्रिंसेस को राइट ऑफ सक्सेशन दे दिया, मतलब उनके जब खानदान से जो भी आएगा वो राजा नहीं बनेगा, जो पैदा होगा अगला. सो द मुगल्स वर humbled when on Prince Fakhruddin death in 1856, whose succession has been recognized conditionally by Lord Dalhousie. Lord Canning announced that the next prince on succession would have to renounce the regal title, the ancestral Mughal places, in addition to the renunciation agreed upon the Prince Fakhruddin. तो मुगलों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया कि जब उसकी प्रिंस फखरुद्दीन की डेथ हुई 1857 में, तो उसके बाद उन्होंने कंडीशनल पे लॉर्ड, मतलब कंडीशन ऐसी बनाई कि उन्होंने सक्सेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड कंडीशनली बाय, तो उसका जो सक्सेशन तो मतलब आगे कौन राज करेगा उसके लिए भी लॉर्ड डलहौजी और उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि जैसे द नेक्स्ट प्रिंस सक्सेशन वुड हैव टू रिनाउंस द रीगल टाइटल, तो अपना रीगल टाइटल को उसे छोड़ना होगा, एंड द एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस को भी, और उसके साथ साथ उसको रिनाउंस करनी होंगी अग्रीड अपॉन द प्रिंस फखरुद्दीन, और उसके साथ साथ जो भी उन्होंने प्रिंस फखरुद्दीन से जो बातें की थी, वो जो उन्होंने वादे करवाए थे, वो सारे उसको अनाउंस करने होंगे, वही पैलेस वाले सब छोड़ना होगा. So the collapse of rulers, the erstwhile atrocity, also adversely affect those sections of Indian society which derived their sustenance from culture and religious pursuit. So इस तरीके से मतलब उन्होंने जो रूलर्स थे हमारे उस टाइम के, एक तरीके से उनकी जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज वो भी छीन लिया, और एक तरीके से पूरा जो इंडियन सोसाइटी का सेक्शन था ऐसे लोगों का, वो भी एक एडवर्सली अफेक्ट हुआ, और जिस वजह से कल्चर एंड रिलीजियस परस्यूट भी काफ़ी आहत हुई. अब अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में क्या थे, so rampant corruptions in the company administration, especially among the petty officials and lower law courts, was a major cause of discontent. तो इतना ज़्यादा corruptions था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनमें और उनके ऑफिशियल्स में और लोअर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा corruptions था, जिसकी वजह से लोग और परेशान थे. Indeed, it is the view of many historians that the rampant corruption we see now in India is a legacy of company rule. और जो उस टाइम से corruption स्टार्ट हुआ वो आज भी मतलब उसकी एक छाप छूटी हुई है, जिस वजह से हमारे इंडिया में भी अभी भी लोग इतना ज़्यादा करप्ट हैं, मतलब कई जगह पे करप्शन अभी भी देखा जा सकता है. सो ऑल्सो द करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड अ फॉरेन एंड एलियन लुक टू इट इन द आइज ऑफ इंडियंस, अ काइंड ऑफ एब्सेंटी सॉवरेनिटी. और ब्रिटिश रूल का एक तरीके से ऐसा बना दिया कि मतलब हमारे ही देश में हमें बाहर के जैसा देखने में मजबूर कर दिया कि हम बाहरी हैं, और खुद को जैसे यहाँ का वो बना लिया कि वो यहीं के हैं. So it was administrative causes. Now the socio-religious causes. So racial overtones and superiority complex characterized the British administrative attitude towards the native Indian population. So वहाँ पे उन्होंने भेदभाव भी किया रंग भेद के आधार पर, कलर के आधार पर. The activities of Christian missionaries who followed the British flag in India were looked upon with suspicion by Indians. So अब क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरी चल रही थी, लोगों ने जो इंडियंस थे यहाँ उन्होंने काफ़ी उस पर मतलब शक करना शुरू किया कि ऐसे मिशनरी कन्वर्जन करा रही हैं. सो द अटेम्प्ट एट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म सच एज एबोलिशन सती, सपोर्ट विडो मैरिज एंड विंडो एंड वुमेन्स एजुकेशन वर सीन एज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज एन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस डोमेन्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय आउटसाइडर्स. मतलब वो ब्रिटिश इंडिया बाहर से आई और हमारे ही देश में आके हमें बता रही थी कि मतलब हमारे फिर सोशियो और जो रिलीजियस रिफॉर्म्स जितने भी थे हमारी, उसको उन्होंने छेड़खान करने की कोशिश की. तो उन्होंने सती वगैरह को भी, फिर वुमन एजुकेशन की भी बात करी, मतलब ये का बात करी. तो मतलब वो एक तरीके से हमारी जो सोशियो कल्चर उसमें घुसना चाह रही थी, उस पर अपने छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगी थी, जिससे लोग और ज़्यादा गुस्से में हो आ गए. So the fears were compounded by the government decision to tax mosque and temple lands by making laws such as Religious Disabilities Act 1856. मतलब यहाँ तक बात आ गई कि उन्होंने मतलब मंदिर मस्जिद में भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने एक लॉ बनाया रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में, उसके बेसिस पे वो टैक्स वसूलना भी शुरू करना चाहते थे वो मंदिर मस्जिद से. So which modified Hindu customs, for instance, declaring that a change of religions did not debar a son from inheriting the property of his heathen father.
और जिसकी वजह से हिंदू कस्टम्स को भी काफ़ी चेंज हुआ, जैसे कि मतलब उसको दिस नॉट डिबार सन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। ओके, तो हिंदी कस्टम के हिसाब से ये क्या हुआ कि अगर कोई भी अपना धर्म चेंज करता है तो उसके बेटे को जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी वो मतलब उसके फादर से उससे हटाएगी नहीं, मतलब मिल जाएगी प्रॉपर्टी एक तरीके से। तो ऐसा कुछ उसमें बताया है। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट्स। Influence of outside events. So when actually the revolt of 1857 coincided with the certain outside events, like British, they were suffering serious losses, like the first Afghan war, which happened like around 1838 to 42, and the Punjab war, which also happened around like 1845 to 49, and the Crimean wars, which also held around like 1854 to 56, and these 2 and 3 wars just happened, and it causes a huge loss to British एम्पायर। तो ब्रिटिश को काफ़ी लॉस देखना पड़ा था। लॉस क्या देखना पड़ा था, मतलब लॉस तो देखना पड़ा था, लेकिन इसमें कई हमारे इंडियंस भी कई सारे मारे गए थे, क्योंकि जंग तो वो लड़ते थे लेकिन शहीद यहाँ भारतीय होते थे, क्योंकि जाते तो वही थे भर्ती होके वहाँ फौज में। सो दे हैड ऑब्वियस साइकोलॉजिकल रिपरकेशन, तो वो ऑलरेडी उनके दिमाग में प्रेशर था और परेशान थे इस चीज़ से। सो ब्रिटिश वर seen not to be so strong and it was felt that they could be defeated। और जब ये सब सारे वॉर्स में जब ब्रिटिश की डिफीट हुई, उनके भी कई सारे जब हार गए, तो लोगों को लगा नहीं ये सबसे शक्तिशाली नहीं है, इनको हराया जा सकता है। अब बात आती है डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपाही। सो द कंडीशन ऑफ सर्विस इन कंपनी आर्मी एंड द कैंटोनमेंट इंक्रीजिंगली केम इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रेजुडिस।